और ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान, सबसे भारी कमर्शियल मिशन की यहां से लॉन्चिंग की गई है। इसरो के बाहुबली रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी उड़ान यहां पर देखने को मिली है, जो अब तक की सबसे बड़ी उड़ान बताई जा रही है। आपको बता दें कि Each S200 भारतीय सेना ने 5,952 kilonewtons. ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इसरो की अब तक की सबसे बड़ी उड़ान बताई जा रही है, जिसका नाम है LVM-3M6 रॉकेट। 90 सेकंड देरी से थोड़ा लॉन्च हुआ है। Generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage L110 is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shah and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है।
Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है। लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C-25 is powered by CE-20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह इस बीच एक बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बसईडांग थाना क्षेत्र की एक घटना है। 50,000 के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी है और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 50,000 का इनामी कल्याण ठाकुर और 10,000 का इनामी धीरा गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। बसईडांग थाना क्षेत्र की यह घटना है। 50,000 के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। 50,000 का इनामी कल्याण ठाकुर और 10,000 का इनामी धीरा गिरफ्तार किया गया है। तो 50,000 के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर को गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। पुलिस और बदमाशों के बीच ही मुठभेड़ हुई है। हरिवीर संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। हरिवीर, किस वक्त हुई बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो बसईडांग थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर जंगल में 7 क्यारी के पास में पुलिस और बदमाशों के बीच आज सुबह जो मुठभेड़ हुई है,
मुठभेड़ में जो 50,000 रुपए का जो इनामी बदमाश है अजीत ठाकुर, उसको गोली लगी है। गोली लगने से वो घायल हुआ है। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिली थी साइबर सेल को और डीएसटी टीम को कि जो जंगल में छुपा हुआ है, तो बसईडांग थाना पुलिस सहित जो निहालगंज पुलिस थी और डीएसटी, तो उन्होंने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान जैसे ही बदमाश को पता लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में जो 50,000 रुपए का जो इनामी बदमाश है अजीत ठाकुर, उसके पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिल रही है कि इसके साथ में और भी जो इसके जो सहयोगी थे, वो भी जो अन्य बदमाश थे, एक 50,000 रुपए का जो दूसरा जो इनामी बदमाश था कल्याण ठाकुर, और एक 10,000 रुपए का जो इनामी बदमाश था धीरा, उनको भी हिरासत में लेने की, गिरफ्तार करने की जो सूचना मिल रही है। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, पर ये जो 50,000 रुपए का जो इनामी बदमाश था कल्याण ठाकुर, इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जो इसके साथ थे जो बदमाश जो जंगल में भाग गए, उनको घेराबंदी के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है और उनकी तलाश की जा रही है। जी, पकड़े गए बदमाशों के बारे में क्या इनकी पुरानी क्राइम हिस्ट्री रही है? जी बिल्कुल, ये कई बार पुलिस को चकमा देकर के ये भाग चुके हैं और इन पर जो दर्जनों जो मामले हैं, लूट है, हत्या का प्रयास है, डकैती जैसे, चोरी जैसे जो मामले हैं वो बताया जा रहा है कि इन पर दर्ज थे। तो पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी और आज पुलिस को सूचना मिली कि ये जंगल में छुपे हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी करके इनको दबोच लिया। इनमें से कुछ जो बदमाश थे वो भागने में सफल भी हुए हैं। एक 50,000 का जो इनामी बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है और इसके जो दो साथी और है, एक 50,000 का इनामी है और एक 10,000 का है, उनको भी पुलिस की गिरफ्त में लेने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी ठीक है, धन्यवाद हरिवीर आपका तमाम जानकारी देने। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ में घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की पूरी टीम मौजूद रही, जहां पर एक बड़े ऑपरेशन के तहत इन बदमाशों को यहां पर ढेर किया गया है और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पकड़े गए ये बदमाश। और पाली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोककर यहां पर विरोध किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस का घेराव किया गया। हेड कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की की गई है। आरोपी ट्रैक्टर चालक ने सड़क पर ही खाली की बजरी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। देखिए, खनन को लेकर कोटा में भी बड़ा एक्शन लिया गया है। खनन विभाग में अवैध रूप से बजरी की स्टॉक पर कार्रवाई की है और 220 टन बजरी का स्टॉक जब्त किया गया है। टीम ने 1,66,000 का जुर्माना भी लगाया है। अग्निशमन कार्यालय के सामने बालाजी मार्केट और आसपास की जमीन पर अवैध रूप से बजरी का स्टॉक किया गया था। बजरी बनास नदी से लाई भी गई थी, जिसे स्टॉक कर बेचा जा रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खनन विभाग की टीम ने स्टॉक करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला है और बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया है। तो देखिए, बनास नदी से लाई भी गई थी बजरी। स्टॉक करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया है। बताया जा रहा है कि 220 टन बजरी का स्टॉक यहां पर जब्त किया गया। बालाजी मार्केट के पास स्टॉक किया गया। बनास नदी से लाई गई थी ये बजरी। स्टॉक करने वाले लोगों से भी यहां पर जुर्माना जो है वो वसूला गया है। 1,66,000 का जुर्माना लगाया गया है। था कि जिनके थे वो आए मौके पे, उन्होंने कहा कि हम रबल ने सिला, लेकिन रबल ने संतोषजनक नहीं पाया गया, तो जो जुर्माना राशि बनती थी वो जमा कराने के लिए कही गई इनको। बड़ी खबर झुंझुनू से है, जहां बॉर्डर से सटे हरियाणा के सिंघानी गांव में बड़ी कार्रवाई की गई है। फ्लाइंग टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए 4 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है। बस स्टैंड के पास की गई कार्रवाई में अवैध रूप से लकड़ियां ढो रही इन गाड़ियों पर 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक पिकअप झुंझुनू से लकड़ियां भरकर लोहारू होते हुए सिंघानी सितारा मशीनों तक ले जाई जा रही थी। वहीं टीम की छापेमारी के दौरान घनी धुंध का फायदा उठाकर कुछ अन्य वाहन मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रशासन के साथ सिंघानी क्षेत्र में जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है,
वहाँ से अवैध लकड़ियाँ लाने वालों पे 4 गाड़ियाँ जो हमारे हाथ लगी उनके ऊपर कार्रवाई की और उनके करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास जुर्माना लगाया है। और हम इस प्रकार की गश्त लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम तेज ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में धूप राहत दे रही है। कई जिलों में कोहरे की दस्तक के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू होगा, जिसका सबसे अधिक असर शेखावाटी क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। इसे देखते हुए सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि फिलहाल शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस और अन्य इलाकों में 8 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सरहदी जिले जैसलमेर में आज 30वें दिन ठंड से कुछ राहत मिलने के बाद चौराहों पर सुबह सुबह चहल पहल बढ़ गई है और आम लोग चाय की थड़ियों पर पहुंच गए हैं और चाय की चुस्कियां ली हैं। संवाददाता सावलदान रत्नू ने हनुमान चौराहे पर पर्यटकों से बातचीत की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज दूसरे दिन कोहरे का दौर कम होने से, कोहरे की रफ्तार कम होने से सर्दी में से आम लोगों को, आम पर्यटकों को काफ़ी राहत मिली है। हम इस वक्त खड़े हैं हनुमान सर्किल में। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, और जो सर्दी है, सर्दी का दौर कम है, जिससे आम पर्यटक और आम लोग काफ़ी हद तक खुश नज़र आ रहे हैं। 2 दिनों से लगातार जो कोहरे का दौर था, जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, वो कोहरे की आगोश में लिपट चुकी थी। अब सुबह सुबह ही अब जो सड़कें हैं, सड़कों पर वाहन चालक पहुंच रहे, वाहन लेके पहुंच रहे, आम लोग हैं, आम पर्यटक हैं, वो चाय की थड़ियों पर चाय की चुस्कियां लेने पहुंच रहे हैं और कुछ ठंड से राहत पाने के लिए जतन भी कर रहे हैं। ठंड बहुत अच्छी, ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा काम है ये। जैसलमेर को लेकर आप क्या कहोगे? जैसलमेर बहुत वेरी नाइस है और घूमने के लिए बहुत अच्छा है। टूरिस्ट भी अब आना हो गए, जैसे ठंड आनी शुरू हुई उनके साथ टूरिस्ट भी आने शुरू हो गए कोहरे के साथ साथ। घूमने जैसलमेर की ठंड को लेकर क्या कहोगे आप? बहुत ठंडा है, कल तो बहुत ज्यादा था। अच्छा लगे, मजा तो है ठंडे में। तो अब ये है, यहाँ पे चाय भी पी के हम लोग तो ऐसे डे गुजार रहे हैं। बहुत अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया है। हम लोग बैंगलोर से आया हैं, बहुत ठंड की वजह से इधर आके चाय पीने से प्रभु टी स्टॉल बहुत अच्छा है। और वो क्या वो सुनते ही। तो वहीं झुंझुनू में भी सर्दी का सितम लगातार चौथे दिन जारी है। बुधवार सुबह से ही पूरा जिला घने कोहरे की चपेट में रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई और सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे कि दिन में भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर सफर तय करना पड़ा। विशेषकर दोपहिया वाहनों चालकों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह लोग सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह अलाव तापते हुए नजर आए हैं। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है और आज चौथे दिन भी झुंझुनू कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। बड़े सर्दी के असर के बाद लोग जगह जगह अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं से बात करते हैं कि किस तरह इन दिनों झुंझुनू में सर्दी का असर बढ़ा हुआ है और किस तरह ये सर्दी से बचने को लेकर जतन कर रहे हैं। लगातार झुंझुनू में चौथे दिन कोहरा छाया हुआ है, किस तरह सर्दी है? जी सर्दी खूब है, सर्दी हाथ पैर ठिठते हैं। हाँ बहुत ज्यादा ठंडी है, 4 दिन से लगातार कोहरा छा रहा है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और इसके लिए इसके अलाव तप रहे हैं सर यहाँ। ये सर फसलों के लिए भी नुकसानदायक भी है और फायदेमंद। उधर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही सिरोही के पिंडवाड़ा में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला है। तापमान 12 डिग्री पहुंच गया है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान और नीचे गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। हाईवे पर कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे कि वाहनों की गति भी धीमी हो गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बार सर्दी देर से शुरू होने के कारण फसलों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। सर्दी से गाड़ियों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं।
नागौर के अधिकांश इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है। रियाबणी उपखंड में घने कोहरे की चादर ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह कोहरे में समा गई। कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने ठंड का प्रकोप और बढ़ा दिया। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर आ रही है सिरोही से, जहां पर स्कूल बस की रोडवेज बस से टक्कर हुई है। स्कूल बस में 30 बच्चे सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। घटना की सूचना पर पहुंची है पुलिस। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि स्कूल बस की रोडवेज बस से टक्कर हुई है और इस बस में 30 बच्चे सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। और आप तस्वीरें देखिए जरा, स्कूल की बस आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। ड्राइवर की सूझबूझ रही कि उसने समय रहते इस पर काबू पा लिया। सुबह का समय है, घना कोहरा रहता है और सड़कों पर इस तरह से वाहन दौड़ते रहते हैं। स्कूल बस की रोडवेज बस से टक्कर हुई है, जिसके बाद स्कूल बस का जो आगे का पूरा हिस्सा है वो आप देख सकते हैं चकनाचूर हो चुका है। और यहाँ पर माता पिता को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो तुरंत सभी अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच गए हैं। और प्राइवेट स्कूल की ये बस है जो बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और तभी यह हादसा हुआ। और इस बुलेटिन में